बनेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस, 4 केस बनेंगे ना, बात समझ में आ रहा है? वीक एसिड, वीक बेस एंड वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, 4 केस बनेंगे आपके। तो इसका फर्स्ट केस हम लोग देखेंगे, केस 1। केस 1 इज मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का हम लोग पीएच निकालना सीखेंगे, ठीक है? तो सपोज सबसे पहले तो हम लोग इस तरह से लेते हैं, सपोज हमने स्ट्रॉन्ग एसिड HCl ले लिया और स्ट्रॉन्ग बेस हमने NaOH ले लिया, तो बताइए क्या प्रोडक्ट बनेगा? NaCl प्लस वाटर, राइट? सपोज हमने इक्वल मोल्स लिया है HCl और NaOH के, सपोज हमने 5 मोल्स HCl के ले लिया, 5 मोल्स NaOH के ले लिया, T इज इक्वल टू 0 पे इनिशियली, तो बताइए आपका पीएच ऑफ सॉल्यूशन कैसा होगा? पीएच ऑफ फाइनल सॉल्यूशन क्या होगा? तो इसमें क्या होगा, 5 मोल ऑफ एसिड विल कंप्लीटली रिएक्ट विद 5 मोल ऑफ बेस, मतलब कंप्लीटली न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो कंप्लीट न्यूट्रलाइज हो जाएगा, इसका मतलब आपको क्या मिलेगा? 5 मोल NaCl मिलेगा, 5 मोल वाटर मिलेगा। NaCl तो क्या होता है? न्यूट्रल होता है, तो इसका मतलब यहाँ पे इस टाइप के सॉल्यूशन का पीएच कितना होगा? न्यूट्रल का मतलब 7 हो जाएगा, 7 because both the acids and bases are completely consumed, right? सपोज हमने इस तरह से ले लिया HCl प्लस NaOH, अगर हमने HCl के 5 मोल ले लिया, NaOH को ओनली 3 मोल्स लिए, कैन यू टेल मी व्हाट विल बी द नेचर ऑफ सॉल्यूशन? एसिडिक नेचर ऑफ सॉल्यूशन विल बी एसिडिक, यस, क्योंकि यहाँ पे क्या है, HCl के अमाउंट ज्यादा है, तो NaOH तो कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएगा, 3 मोल ऑफ NaOH। सी द रिएक्शन इज 1 मोल ऑफ HCl 1 मोल ऑफ NaOH से रिएक्शन करता है, मतलब 1:1 के मोल रेशियो में दोनों रिएक्ट करते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा? 3 मोल NaOH 3 मोल HCl से रिएक्ट कर जाएगा, बात समझ में आ रहा है आपको? 3 मोल NaOH 3 मोल HCl से रिएक्ट कर जाएगा, रिमेनिंग कितना बचेगा आपका HCl? 2 ये तो आपका 0 हो जाएगा, रिमेनिंग HCl कितना बचेगा? 2। NaCl कितना बनेगा? लिमिटिंग रिएजेंट कौन है इसमें? जो लेस क्वांटिटी में, वही डिसाइड करेगा NaOH कितना, NaCl कितना बनेगा। लिमिटिंग रिएजेंट कौन है? लेस क्वांटिटी में NaOH है, तो NaOH का 3 मोल कंज्यूम हुए, तो NaCl का 3 मोल बनेंगे, H2O का 3 मोल बनेंगे। अब जो पीएच होगा, पीएच तो NaCl और वाटर डिसाइड नहीं करेगा, पीएच कौन डिसाइड करेगा सॉल्यूशन का? HCl, जो रिमेनिंग HCl बचा हुआ है, तो यहाँ पे जो सॉल्यूशन हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा? सॉल्यूशन विल बी, resulting solution will be, what is the nature of resulting solution? एसिडिक, और pH क्या हो जाएगा? लेस देन 7 हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रहा है आपको? क्योंकि HCl आपका रिमेनिंग बचा हुआ है ना, तो HCl डिसाइड करेगा कि नेचर ऑफ सॉल्यूशन कैसा होगा। नेचर ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? एसिडिक हो जाएगा, pH विल बी लेस देन 7। क्या ये बात समझ में आ रहा है आपको? बताइए। नेक्स्ट हम लोग लेते हैं HCl प्लस NaOH। सपोज हमने 3 मोल HCl के लिए, 5 मोल NaOH के लिए, नाउ व्हाट विल बी नेचर ऑफ सॉल्यूशन? व्हाट विल बी नेचर ऑफ सॉल्यूशन? बेसिक HCl तो कंप्लीटली कंज्यूम जाएगा, NaOH क्या होगा? 5 - 3 दैट इज 2 रिमेनिंग होगा। तो आपका नेचर ऑफ सॉल्यूशन कौन डिसाइड करेगा यहाँ पे? नेचर ऑफ सॉल्यूशन कौन डिसाइड करेगा बताइए? नेचर ऑफ सॉल्यूशन NaOH डिसाइड करेगा, और सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? रिजल्टिंग सॉल्यूशन विल बी बेसिक, रिजल्टिंग सॉल्यूशन विल बी बेसिक इन नेचर, राइट? और पीएच क्या हो जाएगा? बेसिक सॉल्यूशन का पीएच क्या होता है? ग्रेटर देन 7 होता है। एसिडिक सॉल्यूशन का पीएच लेस देन 7 होगा, न्यूट्रल सॉल्यूशन का पीएच इक्वल टू 7 होता है, बेसिक सॉल्यूशन ग्रेटर देन 7 होता है। अभी हम लोग इसमें पीएच कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। फॉर एग्जांपल हमने HCl लिया एंड NaOH लिया। HCl के लिए 100 मिलीलीटर ऑफ 0.1 मोलर लिया है HCl, कंसेंट्रेशन कितना है? 0.1 मोलर। NaCl सॉरी NaOH के लिए अगर हम देखें बेस,
बेस का जो आपको कंसेंट्रेशन दिया हुआ है, बेस का वॉल्यूम दिया 200 ml एंड कंसेंट्रेशन आपका 0.2 मोलर, राइट। तो रिएक्शन में प्रोडक्ट क्या बनेगा, NaCl प्लस H2O बनेगा। प्रोडक्ट क्या बन जाएगा आपका, NaCl प्लस H2O, राइट। बात समझ में आ रहा है? तो ये आपका क्या हो जाएगा, 0 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे बताइए HCl के मोल्स कितने होंगे, HCl के मोल्स कितने होंगे, HCl के मिलीमोल्स कितने होंगे? कैन यू टेल मी व्हाट विल मिलीमोल्स ऑफ HCl? HCl का वॉल्यूम दिया हुआ और मोलारिटी दिया, मोल्स कितने होंगे HCl के? तो अगर आपको मोलारिटी दिया हुआ और वॉल्यूम दिया हुआ है तो मोल्स कैसे निकालते हैं, मोलारिटी इंटू वॉल्यूम। मोल्स निकालने के लिए फॉर्मूला होता है मोलारिटी इंटू वॉल्यूम। मोलारिटी दिया हुआ है 0.1, वॉल्यूम है आपका 100 ml। क्योंकि आपका वॉल्यूम मिलीलीटर में है तो इसलिए मिली मोल्स आएगा, अगर वॉल्यूम आपका लीटर में होता तो मोल्स आता, राइट। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10 मिली मोल्स। सिमिलरली NaOH के कितने मिली मोल्स होंगे, 200 इंटू 0.2, 20 मिली मोल्स। इज इट क्लियर? बताइए, क्या ये समझ में आ रहा है सर आपको? 40। 40। ये 40 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो T इज इक्वल टू 0 पे, T इज इक्वल टू 0 पे HCl के 10 मिलीमोल्स हो गए, NaOH के 40 मिलीमोल्स हो गए, राइट। एट द एंड ऑफ रिएक्शन क्या होगा, क्योंकि हमें पता है HCl और NaOH इक्वल मोल्स में रिएक्ट करते हैं, तो 10 मिलीमोल्स ऑफ HCl will completely will neutralize 10 millimoles of NaOH. 10 millimoles of HCl will neutralize 10 millimole of NaOH. तो एट द एंड ऑफ रिएक्शन HCl तो कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएगा, NaOH कितना रिमेनिंग बचेगा बताइए, 30 बचेगा। NaCl कितना बनेगा, 30, वाटर कितना बनेगा, 30। तो हमें pH निकालना है, pH वी हैव टू pH ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन। कैसे निकालेंगे pH ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन, कैसे निकालेंगे pH ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन? उसके लिए हमें H+ चाहिए होगा, तो कंसंट्रेशन ऑफ NaOH निकाल लेते हैं पहले। रिजल्टिंग सॉल्यूशन कैसा होगा, यहाँ पे रिजल्टिंग सॉल्यूशन का नेचर कैसा होगा, बेसिक। बेसिक। बेसिक होगा, राइट। अब कंसंट्रेशन ऑफ NaOH कितना होगा, नंबर ऑफ मिलीमोल्स 30 हो गए, रिमेनिंग मिलीमोल 30 बचे, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना है, टोटल वॉल्यूम, क्योंकि HCl और NaOH को मिक्स कर दिया, 10 मिलीलीटर 100 मिलीलीटर HCl 200 मिलीलीटर NaOH दोनों को मिक्स कर चुके हैं, रिजल्टिंग वॉल्यूम कितना बनेगा, 100 प्लस 200। ये बात समझ में आ रहा है या नहीं? तो कितना हो जाएगा, 30/300, 1/10, 10 टू द पावर -1 लिख सकते हैं। और जो आपका NaOH का कंसंट्रेशन होगा वही OH माइनस का कंसंट्रेशन होगा, क्योंकि NaOH एक स्ट्रॉन्ग बेस है, OH माइनस कंसंट्रेशन 10 का पावर -1 हो जाएगा। तो बताइए POH कितना होगा, POH कितना होगा, 13। OH माइनस कंसंट्रेशन 10 का पावर -1 है, तो POH कितना होगा, बताइए। POH कितना होगा बताइए, पीओएच 1 होगा। अगर स्टूडेंट कैलकुलेट नहीं कर पा रहे, POH कितना होगा, रेस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रहे? POH कितना हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा, और pH कितना हो जाएगा,
13 हो जाएगा, राइट। कॉपी कर लो। क्या ये बात समझ में आ गया सभी स्टूडेंट को? हाउ टू कैलकुलेट पीएच ऑफ एसिड, मिक्सचर ऑफ एसिड एंड बेस, समझ में आ रहा है? स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, यहाँ तक समझ में आ रहा है क्या? हेलो, वॉइस आ रहा है क्या? वॉइस आ रहा है क्या? हाँ सर। अदर स्टूडेंट किधर है? सर आंसर बताया आपको मैंने। हाँ, नहीं अनीश, अनीश तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूँ। अदर स्टूडेंट किधर है? अदर स्टूडेंट को वॉइस आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है क्या? यस सर। यस। रिस्पॉन्ड क्यों नहीं करते फिर? कॉपी कर रहे हैं क्या? कॉपी कर लीजिए। कॉपी कर लिया क्या? ओके, दैट मीन्स जब भी हम लोग मिक्सचर ऑफ एसिड एंड बेस का पीएच निकालते हैं तो सबसे पहले तो हम लोग मिलीमोल्स ऑफ H प्लस निकालना होगा और मिलीमोल्स ऑफ OH माइनस निकालना होगा। एंड देन उसके बाद अगर सपोज H प्लस के मिलीमोल ज्यादा है तो एसिडिक होगा, OH माइनस के मिलीमोल ज्यादा होंगे तो बेसिक होगा। तो हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं इसको। सपोज स्ट्रॉन्ग एसिड है, मोलैरिटी आपको गिवन है M1, वॉल्यूम आपको गिवन है, ये आपको गिवन होगा क्वेश्चन में, मोलैरिटी और वॉल्यूम। सो नंबर ऑफ मिलीमोल्स ऑफ H प्लस कितना होगा? अगर मोनो एसिडिक बेस है तो लाइक HCl तो हो जाएगा M1 इंटू V1। अगर डाई एसिडिक होगा लाइक सल्फ्यूरिक एसिड तो कितना हो जाएगा? डाई एसिडिक बेस के लिए, डाई बेसिक एसिड के लिए क्या करना पड़ता है? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो N फैक्टर है। सल्फ्यूरिक एसिड 2H प्लस रिलीज करेंगे ना, इसलिए। स्ट्रॉन्ग बेस का आपको मोलैरिटी गिवन होगा M2, वॉल्यूम गिवन होगा V2। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? नंबर ऑफ मिलीमोल्स, दिस इज सिंबल फॉर नंबर ऑफ मिलीमोल्स, राइट। मोल्स के लिए सिंबल इस तरह से। और मोल्स और मिलीमोल्स में क्या डिफरेंस है? लाइक मिलीलीटर और लीटर में 10⁻³ का डिफरेंस होता है, सेम उसी तरह से होता है। सो 1 मोल इज 10⁻³ मिलीमोल। अगर आपको वॉल्यूम मिलीलीटर में दिया तो आपको मिलीमोल्स मिलेगा। नंबर ऑफ मिलीमोल्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेस के लिए? M2 इंटू B2। अब इसमें आपके 3 केसेस बनेंगे। केस 1 क्या होगा? इफ सपोज नंबर ऑफ मिलीमोल्स ऑफ H प्लस इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ मिलीमोल्स ऑफ OH माइनस। तो ऐसे केस में क्या होगा? सॉल्यूशन कैसा होगा? सॉल्यूशन विल बी एसिडिक।
और अगर सॉल्यूशन एसिडिक है तो कंसंट्रेशन ऑफ H+ कैसे निकालेंगे? सॉल्यूशन एसिडिक है, कंसंट्रेशन ऑफ H+ कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ मिलीमोल्स ऑफ एसिड माइनस नंबर ऑफ मिलीमोल्स ऑफ बेस डिवाइडेड बाय V1 + V2। ये किया था ना अभी। मान लिया एसिड के मोल 5 है और बेस के मोल 2 है और वॉल्यूम 100 और 200, तो ऐसा ही किया था ना हमने। बताइए, समझ में आ रहा है? नंबर ऑफ मिलीमोल्स ऑफ एसिड माइनस नंबर ऑफ मिलीमोल्स ऑफ बेस। कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस कितना होगा? Kw अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ H+। हो जाएगा। ये बात समझ में आ रहा है? कुछ स्टूडेंट लेट में क्यों आ रहे हैं? लेट में क्यों ज्वाइन कर रहे हैं आप लोग? अब आप लेट में ज्वाइन करें तो कैसे समझ में आएगा? ठीक है, अगर हम सोर्स ऑफ H+ की बात करें, सोर्स ऑफ H+ क्या होगा? एसिड एसिड प्लस वाटर भी तो होगा। सोर्स ऑफ बेस, सोर्स ऑफ OH माइनस क्या होगा? सोर्स ऑफ OH माइनस इन द रिजल्टिंग सॉल्यूशन। आई एम टॉकिंग अबाउट रिजल्टिंग सॉल्यूशन। रिजल्टिंग सॉल्यूशन में बेस तो कंज्यूम हो गया कंप्लीटली, रिजल्टिंग सॉल्यूशन में क्या बचेगा? ओनली वाटर। ये बात समझ में आ रहा है? इज इट क्लियर? ठीक है, अब हम लोग सेकंड केस देखते हैं। ये आपका हो गया केस 1। केस 2 देखते हैं। केस 2 में सपोज नंबर ऑफ मिलीमोल्स ऑफ OH माइनस इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ मिलीमोल्स ऑफ H+। तो ऐसे केस में सोल्यूशन कैसा बनेगा? OH माइनस ज्यादा है आपका, सोल्यूशन विल बी बेसिक, बेसिक इन नेचर बिकॉज OH माइनस ओके अमाउंट ज्यादा है। कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस निकालेंगे तो बेसिक सॉल्यूशन है तो इसका मतलब OH माइनस ज्यादा होगा, H+ तो कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएगा। जैसा अभी हमने एग्जांपल लिया था, 5 मोल बेस लिया, 1 मोल एसिड लिया है, तो 4 मोल आपका रिजल्टिंग बेस बचेगा। 1 मोल एसिड 1 मोल बेस से कंप्लीटली न्यूट्रलाइज हुआ। सो कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस कैसे निकालेंगे हम लोग? M2V2 माइनस M1V1 अपॉन V1 + V2। ऐसा ही निकालेंगे ना, नंबर ऑफ मिलीमोल्स ऑफ बेस माइनस नंबर ऑफ मिलीमोल्स ऑफ एसिड। ये कर दिया। कंसंट्रेशन ऑफ H+ कैसे निकालोगे आप यहाँ पे? Kw minus concentration of OH minus divided by Kw divided by concentration of OH minus, राइट। सोर्स ऑफ H+ क्या होगा? सोर्स ऑफ H+ यहाँ पे क्या होगा? H2O। हाँ, क्योंकि आपका बेस की क्वांटिटी ज्यादा है, एसिड तो कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएगा, एसिड तो न्यूट्रलाइज हो चुका होगा कंप्लीटली। रिजल्टिंग सॉल्यूशन में एसिड नहीं बचेगा, क्यों? बेस बचेगा आपका, बेस एंड वाटर बचेगा। सोर्स ऑफ OH माइनस क्या होगा? base and H2O। बेस एंड H2। और थर्ड केस ले लेते हैं, दिस इज द केस ऑफ SA + SB। थर्ड केस लेते हैं, केस 3। केस 3 में अगर सपोज मान लिया कंसंट्रेशन ऑफ एसिड एंड कंसंट्रेशन ऑफ सपोज नंबर ऑफ मिलीमोल्स ऑफ एसिड इज इक्वल टू नंबर ऑफ मिलीमोल्स ऑफ बेस एंड द केस इज स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। तो बताइए ऐसे केस में सॉल्यूशन कैसा होगा? न्यूट्रल। सॉल्यूशन विल बी न्यूट्रल। पीएच कितना हो जाएगा? 7। ठीक है, अब एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर हमने स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस लिया है और दोनों के मोल्स इक्वल है तो सॉल्यूशन न्यूट्रल होगा। बट अगर एसिड या बेस में से कोई भी एक वीक हो गया तो सॉल्यूशन का नेचर न्यूट्रल नहीं होगा, कुछ और भी हो सकता है, एसिडिक, बेसिक या न्यूट्रल, तीनों में से कोई एक हो सकता है। ये बात ध्यान रखना आपको। एक बार फिर से देखते हैं क्या बोला मैंने ये बोला कि अगर एसिड और बेस का अमाउंट इक्वल है, लाइक 1 मोल एसिड है 1 मोल बेस है, तो 1 मोल एसिड विल कंप्लीटली न्यूट्रलाइज 1 मोल बेस, रिजल्टिंग सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? न्यूट्रल हो जाएगा, pH 7 हो जाएगा। बट ध्यान रखना pH 7 तभी होगा अगर दोनों स्ट्रॉन्ग है तो कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन होता है। अगर एसिड या बेस में से कोई एक वीक हो गया तो ऐसे केस में कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन नहीं हो पाता है। ऐसे केस में सॉल्ट हाइड्रोलिसिस से आता है, जो आगे हम लोग पढ़ेंगे। अभी बस इतना समझो, अगर एसिड या बेस में से कोई एक वीक हो गया तो दोनों के अमाउंट अगर इक्वल भी है तो भी सॉल्यूशन न्यूट्रल वैसा जरूरी नहीं होता।
वो एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है। ऐसा क्यों होता है वो हम लोग अभी थोड़ी देर में डिस्कस करने वाले, जिसको बोलते हैं सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। ठीक है, तो ये कॉपी कर रहे हैं क्या? कॉपी कर रहे हैं या आगे कंटिन्यू करें? सर कॉपी कर रहे हैं। हाँ, कॉपी कर लीजिए, देन इसके बाद हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं। कॉपी कीजिए, देन क्वेश्चन करते हैं। अनिश, तुम्हारा कौन सा बैच है? बोरीवली, अंधेरी, विरार? विरार है। सर विरार। हो गया? कॉपी कर लिया क्या? Okay, now write one question. Two hundred ml of 0.1 molar HCl is mixed with 300 ml of 0.1 molar sodium hydroxide. Calculate pH of the final solution. सभी स्टूडेंट ये सॉल्व कीजिए। अनिश, तुम लीव क्यों हो जा रहा है? ये नेट का प्रॉब्लम है क्या? हाँ सर, थोड़ा फ्लक्चुएशन है सर। ये क्वेश्चन सॉल्व कीजिए सभी स्टूडेंट। ऑल ऑफ यू सॉल्व इन योर नोटबुक। 200 ml of 0.1 molar HCl is mixed with 300 ml of 0.1 molar sodium hydroxide. Calculate pH of the final solution. pH of the final solution. जैसा मैंने आपको बताया सेम उसी तरह से करना है आपको सॉल्व। इजी क्वेश्चन है, सॉल्व करके बताना है क्या आंसर आएगा।
बताइए सॉल्व किया क्या, क्या आंसर आ रहा है? गीत पारिक, क्या आंसर आ रहा है? आंसर क्यों नहीं आ रहा है? आंसर क्यों नहीं आ रहा है? गीत पारिक किधर है? वॉइस आ रहा है क्या? गीत पारिक, हाँ बताइए आंसर कितना आया? रिस्पॉन्स क्यों नहीं दे रहे हैं बताइए? गीत पारिक वॉइस आ रही क्या? हार्दिक, दीपक पांडे कौन सा बैच है तुम्हारा? तो इसके कितने मिलीमोल से आएंगे? 20 मिलीमोल, राइट? ये बात समझ में आ रहा है आपको? फिर इसके बाद नंबर ऑफ मिलीमोल्स ऑफ OH माइनस, नंबर ऑफ मिलीमोल्स ऑफ OH माइनस कितना हो जाएगा? मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। मोलैरिटी है 0.1, वॉल्यूम आपका 300 है, कितना हो जाएगा आपका? 30 मिलीमोल। अब हमें पता है कि देखो HCl और NaOH 1:1 मोल रेशियो में रिएक्ट करते हैं, तो 20 मिलीमोल ऑफ HCl will react with 20 millimole of NaOH, right? 20 millimole of HCl will react with 20 millimole of NaOH, तो रिमेनिंग क्या बचेगा आपका? Since number of millimoles of OH minus is greater than number of millimoles of H plus, solution आपका कैसा होगा? Solution will be basic, मतलब pH क्या होगा? ग्रेटर देन 7 आएगा। Now see, what will be net millimoles of OH minus? 20 मिलीमोल एसिड और बेस तो कंज्यूम हो जाएंगे, न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। नेट मिलीमोल कितना बचेगा बताइए मुझे बेस के? 10. 10 मिलीमोल, राइट? तो इसका मतलब हमें कंसेंट्रेशन निकालना है, OH माइनस का कंसेंट्रेशन कितना हो जाएगा? कंसेंट्रेशन कैसे निकालते हैं? मोल्स अपॉन वॉल्यूम, और अगर मोल्स मिलीमोल्स है तो वॉल्यूम मिलीलीटर में लेते हैं, अगर मोल्स है तो लीटर में लेते हैं। यहाँ पे मिलीमोल्स है ना, तो मिलीमोल्स है तो वॉल्यूम आपको किस में लेना? मिलीलीटर में लेना। वॉल्यूम कितना होगा टोटल? 200 ml एसिड डाला और 300 ml हमने बेस ऐड किया, तो कितना हो जाएगा टोटल वॉल्यूम? 500. 500। यहाँ तक समझ में आ रहा है आपको? बताइए। तो 500 को क्या लिख सकते हैं? 1/5 इंटू 10⁻⁻1 लिख सकते हैं जिसको इसको हम लिख सकते हैं 0.2 इंटू 10⁻⁻1, दैट इज 2 इंटू 10⁻2 लिख सकते हैं इसको। तो POH कितना हो जाएगा? 2 माइनस log 2, राइट? POH मीन्स 2 माइनस log 2 इज 0.3, 1.7 आ गया। POH आपका हो गया 1.7। हमें pH निकालना था, कितना हो जाएगा? 14 माइनस 1.7, ये आपका pH है। बताइए समझ में आ रहा है आपको? समझ में आ रहा है क्या सभी स्टूडेंट को? Yes, क्लियर है? sir. ठीक है, एक और क्वेश्चन लिखिए। राइट वन मोर क्वेश्चन। कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ 0.1 molar NaOH
which should be added in 300 milliliter of HCl solution having pH is equal to 2 to change its pH by 2 units to change its pH by 2 units. ये आपका एडवांस का क्वेश्चन है, राइट? इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए. दिस इज ए वेरी गुड क्वेश्चन, जेई एडवांस. इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था ये मेंस का था, अभी एडवांस का क्वेश्चन है. Calculate volume of 0.1 molar NaOH which should be added in 300 ml of HCl solution having pH 2 to change its pH by 2 units. बताइए, सॉल्व कर रहे हैं क्या सभी स्टूडेंट? सॉल्व कर रहे हैं या नहीं? कर रहे सर. सॉल्व करके बताइए कितना है. पहले आप ट्राई कीजिए, अगर नहीं होता तो मैं बताता हूँ. इसके बाद आई विल हेल्प यू हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. फर्स्ट यू ट्राई बाय योर ओन. सर M1 का वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा ना इसमें. M1 मोलैरिटी, हाँ, मोलैरिटी ऑफ HCl फाइंड किया है तो चलेगा क्या? फिर वो सीधा फॉर्मूला ये यहाँ से कंसंट्रेशन. आएगा, पीएच से आएगा. पीएच 2 है ना, तो मोलैरिटी कितना हो जाएगा? H प्लस कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा? 10 पावर माइनस 2 हो जाएगा ना. हाँ. बात सुनना है.
बताइए आंसर आया क्या? सर अगर 0.00 1.00 लिखे तो 0.1 लिखा तो भी चलेगा क्या? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं, अप्रोक्सीमेट सॉल्व करना है। क्या आंसर आ रहा है बताइए? 27 ml। नहीं 27 नहीं है, यू आर क्लोज बट नॉट 27। 27 इज नॉट करेक्ट। देखिए किस तरह से सॉल्व करेंगे इसको। तो हमारे पास एक बीकर है एंड 300 ml pH2 दिया हुआ है। pH2 का मतलब HCl का कंसंट्रेशन कितना होगा इनिशियली? 10⁻²। ओके ठीक है, pH2 लिख लेते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं, pH2 लिख देते हैं, राइट। अब इसमें हमें क्या करना है, HCl सॉल्यूशन में हम लोग बेस ऐड कर रहे हैं। जब भी किसी सॉल्यूशन में हम लोग बेस ऐड करते हैं तो OH माइनस का कंसंट्रेशन बढ़ेगा और pH क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो इसका मतलब जब हम लोग बेस डालेंगे एसिडिक सॉल्यूशन में तो pH इंक्रीज होता है, राइट। तो यहाँ पे कितना होगा, 0.1 मोलर दिया हुआ, वॉल्यूम हमें पता नहीं है, वॉल्यूम हमें फाइंड आउट करना है। वॉल्यूम मान लिया VmL हम लोग ऐड कर रहे हैं। तो ऐसा बोल रहा है कि इनिशियली pH2 था, हम इससे कितना ml NaOH ऐड कर दे तो इसका pH 4 हो जाए, क्योंकि हमें पता बेस ऐड करने से pH डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा बताइए? इनिशियल इंक्रीज। pH, हाँ इंक्रीज होगा। इनिशियल pH 2 है, फाइनल pH कितना हो जाएगा? फाइनल pH आपका 4 हो जाएगा। बेस ऐड करने से pH बढ़ता है और अगर एसिड ऐड करते हैं तो pH क्या होता है, डिक्रीज होता है। किसी भी सॉल्यूशन में एसिड ऐड करते हैं तो pH डिक्रीज होता है, क्योंकि एसिड ऐड करने से H प्लस बढ़ता है और H प्लस बढ़ेगा तो क्या होगा, pH इज इक्वल टू माइनस लॉग H प्लस। H प्लस बढ़ेगा तो pH कम होगा। ओके, बात समझ में आ रहा है? तो एसिड ऐड करने से pH डिक्रीज होता है, बेस ऐड करने से pH इंक्रीज होता है। तो 2 यूनिट्स इंक्रीज बोला है, 2 यूनिट चेंज इन pH, दैट मींस 2 यूनिट्स इंक्रीज। इनिशियल H प्लस कंसंट्रेशन कितना होगा, इनिशियली बीकर में H प्लस का कंसंट्रेशन कितना है, pH2 है, तो pH का डेफिनेशन क्या होता है, माइनस लॉग H प्लस। H प्लस कंसंट्रेशन कितना होगा, H प्लस कंसंट्रेशन इज इक्वल टू 10 का पावर -2 होगा। बताइए यहाँ से, बता समझ में आ रहा है आपको? एंटी लॉग लेना आता है ना, इतना तो मैथ्स पढ़ा होगा आपने, ये समझ में आता है आपको? बताइए, नहीं आ रहा समझ में? इनिशियल वॉल्यूम कितना है, 300 ml। तो बताइए मुझे कि इनिशियल मोलैरिटी कितना होगा, इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, नंबर ऑफ मिलीमोल्स ऑफ H प्लस कितना हो जाएगा, 10⁻² इंटू 300 कितना हो जाएगा, 3 मिलीमोल। सो इनिशियली हमारे पास बीकर में 3 मिलीमोल्स H प्लस है और हम लोग इसमें ऐड कर रहे हैं क्या, OH माइनस। OH माइनस कितना ऐड कर रहे हैं हम लोग, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम। मोलैरिटी 0.1 है, वॉल्यूम हमने V मान लिया तो 0.1 V हमने ऐड कर दिया। और ऐड करने के बाद pH कितना हो गया, 10⁻, pH 4 हो गया, मतलब H प्लस कंसेंट्रेशन कितना हो जाएगा? क्या ये बात समझ में आ रहा है, फाइनल pH, फाइनल H प्लस, ये बात समझ में आ रहा है या नहीं? हाँ फाइनल सर। सॉल्यूशन का pH 4 हो गया तो H प्लस कंसेंट्रेशन 10⁻⁴ हो जाएगा, राइट। अब हम लोग फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, 10⁻⁴ इज इक्वल टू नंबर ऑफ मिलीमोल्स ऑफ H सर प्लस। आंसर 29.7 है क्या? हाँ बिल्कुल, नंबर ऑफ मिलीमोल्स ऑफ H प्लस माइनस नंबर ऑफ मिलीमोल्स ऑफ OH माइनस डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2। ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे जो मैंने आपको बताया। 10⁻⁴ इज इक्वल टू 3 माइनस 0.1 V अपॉन 3 प्लस 0.1 V। 10⁻⁴ को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 10⁻⁴ प्लस 10⁻⁵ V इज इक्वल टू 3 माइनस 0.1 V, राइट। अब यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, हमें V की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो ये कितना हो जाएगा आपका, 10⁻⁵V प्लस 0.1 V इज इक्वल टू 3 माइनस 3 इंटू 10⁻⁴। तो ये कितना हो जाएगा आपका, इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 10⁻V कॉमन ले लेंगे तो 10⁻5 प्लस 0.1, ये हो जाएगा आपका
वॉल्यूम कितना, यहाँ पे वॉल्यूम रखना है ना हमें, वॉल्यूम कितना है, इनिशियल वॉल्यूम कितना है 300 प्लस वी हो जाएगा ना, डिनोमिनेटर में क्या आएगा 300 प्लस वी आएगा, अभी करेक्ट है। ये कितना हो जाएगा यस सर। 300 इंटू 10⁻⁴, 300 इंटू 10⁻⁴ प्लस 10⁻⁴ वी, ऐसा होना चाहिए आपको। 10⁻⁴ वी इज इक्वल टू 3 माइनस 0.1 वी, राइट। अब यहाँ से क्या करेंगे हम लोग 300 इंटू 10⁻⁴, इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं और वी की वैल्यू निकाल लेते हैं, राइट। सो दिस विल बी, v कॉमन लेते हैं तो 10⁻⁴ प्लस 0.1 इज इक्वल टू 3 माइनस, दिस विल बी 0.03। बताइए समझ में आ रहा है या नहीं। ये कितना हो जाएगा आपका 10⁻⁴, 2 डिजिट जाएगा 10⁻² होगा, और इस तरह से लिख दिया हमने, तो v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 माइनस 0.3 डिवाइडेड बाई 0.1, इसको कैंसिल कर सकते हैं 0.1 के कंपेरिजन, काफी कम है, नेगलेक्ट कर सकते हैं हम लोग। ये कितना हो जाएगा 2.9, sorry, this will be 2.7 divided by 0.1, that is 27 ml आ जाएगा। सर वो 0.03 है, अच्छा 0.03 है, इसके लिए 2.7 मेरा भी आता है। यहाँ पे 0.03 के अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर लीजिए, कितना हो जाएगा 2.97 आएगा, करेक्ट है, डिवाइडेड 0.1 दैट इज 29.7 ml। बताइए समझ में आ गया। 29.7 ml इज द करेक्ट आंसर। ये एडवांस का क्वेश्चन है, अदर स्टूडेंट को समझ में आ गया कॉपी कर लीजिए, आगे समझ में, बताइए। कॉपी Yes, कर sir. लीजिए, हाँ कॉपी कर लीजिए, क्वेश्चन कॉपी कर लिया ना। कॉपी करो। हाँ, अब यहाँ पे देखिए मैंने क्या बताया आपको कि अगर दोनों स्ट्रांग होंगे, अगर दोनों एसिड और बेस स्ट्रांग है और दोनों का इक्वल अमाउंट लिया तो पीएच कितना होगा, बताइए पीएच कितना होगा। 7. हाँ पीएच 7 होगा। बट अगर उसमें से कोई भी एक वीक होगा, कोई भी अगर आपने वीक ले लिया, तो ऐसे केस में मैंने क्या बताया था आपको, पीएच कैन बी 7 और मे नॉट बी 7, दैट मे बी 7 और मे नॉट बी 7। ऐसा क्यों होता है, बिकॉज ऑफ सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस क्या होता है, देखिए अब यहाँ पे बताता हूँ मैं आपको। जैसे मैंने आपको बताया कि HCl और NaOH ये दोनों ही स्ट्रांग होते हैं, स्ट्रांग HCl स्ट्रांग एसिड है और NaOH स्ट्रांग बेस है। तो स्ट्रांग एसिड स्ट्रांग बेस का जो सॉल्ट बनता है वो फर्दर रिएक्ट नहीं करता वाटर से, ये क्या बन जाएगा NaCl बनेगा प्लस वाटर बन जाएगा। नाउ NaCl वाटर से रिएक्ट नहीं करता है, मतलब अब इसके बाद आपका कोई रिएक्शन नहीं होगा। बट अगर सपोज मान लिया हमने कोई एक एसिड वीक ले लिया, सपोज मान लिया मैंने वीक एसिड ले लिया, एसिटिक एसिड ले लिया, और इसका रिएक्शन हम लोग बेस से कर रहे हैं, तो बताइए क्या प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पे CH3COONA, सोडियम एसिटेट प्लस वाटर, यही बनेगा। अब अगर आपने एसिड या बेस में से कोई भी एक वीक ले लिया तो ये रिएक्शन 100% फॉरवर्ड नहीं होती है, मतलब ये रिएक्शन 99% ही फॉरवर्ड होगा, 1% बैकवर्ड रिएक्शन भी स्टार्ट हो जाता है। और इस बैकवर्ड रिएक्शन की वजह से क्या होगा, सॉल्यूशन का नेचर
बेसिक भी हो सकता है, एसिडिक भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है, तीनों ही केसेस हो सकते हैं, डिपेंड ऑन के बी, डिपेंड इट विल डिपेंड ऑन के ऑफ एसिटिक एसिड। कैसे अभी हम लोग देखते हैं, राइट। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होगा कि एसिटिक एसिड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट किया तो सोडियम एसिटेट बन गया प्लस वाटर बन गया। अब ये जो सोडियम एसिटेट बन रहा है, ये सोडियम एसिटेट क्या होता है, डिसोसिएट होता है वाटर में। क्या वाटर में जाएगा, मैंने आपको बताया था आयनिक कंपाउंड वाटर में डिसोसिएट होते हैं। तो बताइए किस में डिसोसिएट होगा, एसिटेट आयन प्लस सोडियम आयन में डिसोसिएट होगा। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो Na प्लस है, Na प्लस एक एल्कली मेटल है, एल्कली मेटल सोडियम पोटेशियम रुबिडियम जो एस ब्लॉक के एलिमेंट है, एस ब्लॉक के एलिमेंट ये वाटर से फर्दर रिएक्ट नहीं करते, मतलब इसका तो कोई हाइड्रोलिसिस नहीं होगा। हाइड्रोलिसिस मींस रिएक्शन विद वाटर। Na प्लस का कोई हाइड्रोलिसिस नहीं होता है। अभी मैं आपको एक नोट लिखवा दूंगा कि किस पर्टिकुलर कैटायन का हाइड्रोलिसिस तक इसका नहीं होता है। तो Na प्लस का हाइड्रोलिसिस नहीं होता, मतलब अब ये फर्दर वाटर से रिएक्ट नहीं करेगा। बट जो एसिटेट आयन है ये वीक एसिड का काउंटर पार्ट है। एसिटेट आयन स्ट्रॉन्ग एसिड का काउंटर पार्ट है या वीक एसिड का, वीक एसिड का काउंटर पार्ट है ना। तो जो वीक एसिड के जितने भी काउंटर पार्ट होते हैं, वीक एसिड के जो भी कॉन्जुगेट बेस होते हैं उनका हाइड्रोलिसिस होता है। मान लिया हमने सी मोल लिया था इसका, तो ये आपका कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएगा, सी मोल बचेगा। अब ये सी मोल ये डिसोसिएट हुआ तो सी एंड सी मोल होगा। अब ये जो आपका एसिटेट आयन यहाँ पे वाटर में रिएक्शन करने के बाद, ये जो एसिटेट आयन यहाँ पे मिला आपको डिसोसिएट होने के बाद, एसिटेट सोडियम एसिटेट डिसोसिएट हुआ वाटर में। अब जो एसिटेट आयन है वो वाटर से रिएक्ट कर जाता है फिर से, और वाटर से अगर ये रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, CH3COH प्लस, मतलब वाटर से H प्लस को क्या कर लिया, एक्सट्रैक्ट कर लिया, और सॉल्यूशन में क्या प्रोड्यूस होने लगेगा, OH माइनस। तो सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा बताइए मुझे, सॉल्यूशन विल बिकम बेसिक। सर हाँ सर वो वापस बताओ ना, आपने जो हाँ, क्रॉस देखो किया। फिर से एक बार देखते हैं। मैंने क्या बताया, मैंने ये बोला था कि जैसे अभी तक हमने जो केसेस लिया है, मैंने ये बोला कि जैसे सपोज मान लिया हमने HCl और NaOH लिया, दोनों स्ट्रांग है, राइट। तो दोनों स्ट्रांग है तो दोनों कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएंगे, आपका NaCl बनेगा। और ये जो NaCl बन रहा है ये फर्दर वाटर से रिएक्ट नहीं करता है, इसलिए यहाँ पे pH कितना होता है, 7 होता है, बिकॉज ये न्यूट्रल सोल्यूशन है। और जो सॉल्ट बना वो फर्दर वाटर से रिएक्ट नहीं करता है, ये इनर्ट सॉल्ट है। ये कैसा है, इनर्ट सॉल्ट है। और ये जो रिएक्शन होता है स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का 100% रिएक्शन होता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन 100% रहेगा। यहाँ तक बात समझ में आ रहा है। अगर दोनों स्ट्रॉन्ग है तो 100% रिएक्शन होगा, जो सॉल्ट बनेगा वो फर्दर वाटर से रिएक्ट नहीं करेगा, pH 7 होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, सपोज मान लिया एसिड या बेस में से कोई एक वीक ले लिया, यहाँ पे क्या होगा, क्या दोनों यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है एसिड और बेस, बताओ नहीं सर, कौन इसमें से वीक है, बताओ। CH3COH एसिटिक एसिड। हाँ ये वीक एसिड है। तो जब अगर एसिड या बेस में से कोई एक वीक हो जाता है तो रिएक्शन 100% फॉरवर्ड नहीं होता है, 99% बैक फॉरवर्ड होता है, 1% बैकवर्ड आने के भी चांसेस होते हैं, क्योंकि ये वीक है ना, उतना परफेक्ट रिएक्शन नहीं कर पाएगा, राइट। 1% बैकवर्ड में भी जाने के चांसेस, मतलब जो आपका सॉल्ट बना वो वापस से वाटर से रिएक्ट करके बैकवर्ड रिएक्शन स्टार्ट कर सकता है, अगर एसिड या बेस में से कोई एक वीक है तो। और अगर ये बैकवर्ड रिएक्शन में जाएगा, मतलब क्या हुआ, जो सॉल्ट बना था एसिटिक एसिड NaOH से रिएक्ट करके सोडियम एसिटेट सॉल्ट बनाया। अब ये जो सॉल्ट बना है ये सॉल्ट वापस से वाटर से रिएक्शन करके बैकवर्ड रिएक्शन मतलब प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट होने लगता है। ये बात समझ में आ रहा है आपको। तो सोडियम एसिटेट डिसोसिएट होगा वाटर में, एसिटेट आयन प्लस Na प्लस। अब सॉल्ट पे अभी मैं कुछ आपको कैटायंस और एनायंस के नेम लिखवाने वाला हूं कि कौन से कैटायन वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं और कौन से कैटायन वाटर के साथ नहीं रिएक्शन करते हैं। तो जो Na प्लस होता है, S ब्लॉक का ये एलिमेंट है ना, Na प्लस सोडियम, सोडियम पोटेशियम रुबिडियम एल्कली मेटल है। ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के जितने भी कैटायंस होते हैं वो वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। रिएक्शन विथ वाटर को बोलता है हाइड्रोलिसिस, मतलब यहाँ पे कोई हाइड्रोलिसिस नहीं होगा। हाइड्रो मीन्स वाटर, राइट, हाइड्रा मीन्स वाटर। तो यहाँ पे कोई हाइड्रोलिसिस नहीं होगा, Na प्लस का कोई हाइड्रोलिसिस नहीं होता। बट जो वीक एसिड के कॉन्जुगेट बेस होते हैं, लाइक एसिटिक एसिड का कॉन्जुगेट बेस है, ये आपका वाटर के साथ रिएक्ट कर सकता है, और ये वाटर के साथ रिएक्ट करके एसिटिक एसिड बनाता है,
वाटर से H प्लस एक्सट्रैक्ट कर लेता है, प्लस सॉल्यूशन में क्या OH माइनस प्रोड्यूस करने लगता है। और अगर सॉल्यूशन में OH माइनस का प्रोडक्शन होगा, सॉल्यूशन में OH माइनस की क्वांटिटी बढ़ेगी तो सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, अगर एसिड या बेस में से कोई एक वीक है तो जो सॉल्ट बनता है वो एक्टिव सॉल्ट होता है। इसके पहले जो सॉल्ट था NaCl वो पैसिव सॉल्ट था, मतलब वो फर्दर वाटर से रिएक्ट नहीं करता है। एक बार NaCl बन गया तो वो डिजोल्व तो हो सकता है वाटर के अंदर, बट वाटर से रिएक्शन नहीं करता है NaCl। कभी आपने ऐसे देखा NaCl सॉल्ट को वाटर में डाला और वो रिएक्ट कर गया हो? रिएक्ट नहीं करता है, सिर्फ ब्रेक होता है। NaCl रिएक्ट नहीं करता वाटर से। बट अगर मान लिया कोई एक इसमें से वीक है तो जो सॉल्ट बनता है वो एक्टिव सॉल्ट होता है, वो वापस से वाटर से रिएक्शन करके बैकवर्ड रिएक्शन स्टार्ट कर देता है। तो एसिटिक एसिड प्लस OH माइनस, सॉल्यूशन में OH माइनस प्रोड्यूस होने लगता है और सॉल्यूशन बेसिक हो जाता है। ये बात समझ में आ रहा है? यस सर। तो इसका मतलब अगर हमने सपोज मान लिया 5 मोल एसिटिक एसिड और 5 मोल NaOH के लिए है, तो बताइए रिजल्टिंग सॉल्यूशन कैसा होगा, न्यूट्रल होगा? नहीं सर। न्यूट्रल होना चाहिए था, क्योंकि एसिड और बेस की क्वांटिटी सेम है तो न्यूट्रल होना चाहिए था। बट ये न्यूट्रल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो सॉल्ट बनता है वो वापस से वाटर पे रिएक्ट कर जाता है। ये बात समझ में आ रहा है? द सॉल्ट दैट इज फाउंड अगेन रिएक्ट्स विद वाटर। क्लियर है? हाँ सर। Yes, sir. तो इसका मतलब अगर हमने एसिड और बेस के इक्वल क्वांटिटी लिया है तो क्या ये जरूरी है कि हमेशा न्यूट्रल हो सॉल्यूशन? बताइए, क्या ये जरूरी है कि सॉल्यूशन न्यूट्रल हो? नहीं। ठीक है, अब हम लोग एक और केस ले लेते हैं। यहाँ पे तो हमने क्या लिया, यहाँ पे वीक एसिड लिया। सपोज मान लिया हमने वीक बेस लेते हैं, मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस। अब इसमें से भी देखिए दोनों स्ट्रॉन्ग नहीं है, यहाँ पे बेस वीक है। अभी इसके पहले वाले केस में हमने एसिड वीक, तो अगर हमने बेस को वीक लिया है, फिर हमने HCl का रिएक्शन करा रहे हैं NH4OH से, बेस हमने वीक लिया है, तो क्या बनेगा आपका सॉल्यूशन? प्रोडक्ट क्या बनेगा? अमोनियम क्लोराइड प्लस वाटर। यही बनेगा ना प्रोडक्ट, अमोनियम क्लोराइड प्लस वाटर। बताइए समझ में आ रहे हैं यहाँ तक? मान लिया हमने सी मोलर HCl के लिए, सी मोलर NaOH के लिए है, यहाँ पे HCl और NaOH कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएंगे। ठीक है, सी मोलर NH4Cl बनेगा, सी मोलर वाटर बनेगा। अब यहाँ पे जो सॉल्ट है ये एक्टिव सॉल्ट है, पैसिव सॉल्ट है? एक्टिव। ये भी एक्टिव सॉल्ट है, क्योंकि यहाँ पे जो एसिड और बेस दोनों स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो ये भी एक्टिव सॉल्ट है। मतलब ये वापस से क्या होगा, ये रिएक्शन 100% फॉरवर्ड में नहीं होगा, 1% चांसेस है बैकवर्ड रिएक्शन होने के। और इसी 1% की वजह से सभी आपको जो एबनॉर्मल बिहेवियर देखने को मिल रहा है, ऐसा हो रहा है कि अगर मान ले सपोज हमने 5 मोल HCl लिया, 5 मोल NH4OH लिया है, तो एसिड और बेस के मोल्स इक्वल है, तो द सॉल्यूशन शुड बी न्यूट्रल, बट सॉल्यूशन न्यूट्रल नहीं होगा यहाँ पे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो सॉल्ट बना, ये सॉल्ट क्या होगा, वाटर में जाने के बाद ब्रेक होगा अमोनियम प्लस प्लस Cl माइनस में। अब ये जो अमोनियम प्लस है, अमोनियम प्लस क्या करेगा, हाँ देखिए यहाँ पे अमोनियम प्लस और Cl माइनस। अब Cl माइनस क्या होता है? Cl माइनस स्ट्रॉन्ग एसिड का काउंटर पार्ट है ना। Cl माइनस इज कॉन्जुगेट एसिड ऑफ, कॉन्जुगेट बेस ऑफ HCl, इजंट इट? बताइए। तो जो स्ट्रॉन्ग एसिड के कॉन्जुगेट बेस होते हैं वो वाटर से रिएक्शन नहीं करते, मतलब एनायन तो वाटर से रिएक्शन नहीं करेगा। बट जो कैटायन है, कैटायन किसका काउंटर पार्ट है? दिस इज कॉन्जुगेट एसिड ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड से OH माइनस निकाल देंगे तो NH4 प्लस नहीं बन जाएगा? बताओ, बन जाएगा ना। तो इसका मतलब NH4 प्लस जो है ये कैटायन स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस का काउंटर पार्ट है या वीक बेस का काउंटर पार्ट है? वीक बेस का। वीक बेस का। तो जितने भी वीक बेस के, वीक बेस या वीक एसिड के काउंटर पार्ट होते हैं वो वाटर से वापस से रिएक्ट करने लगते हैं। वाटर से रिएक्ट करने तो उनको बोलते हैं सॉल्ट हाइड्रोलिसिस बोलते हैं, मतलब ये वाटर से रिएक्ट कर जाएगा। यहाँ पे कैटायन का हाइड्रोलिसिस होगा, कैटायन हाइड्रोलिसिस होगा यहाँ पे। एनायन तो हाइड्रोलाइज नहीं होगा, अभी मैं आपको एक टेबल भी बनवा देता हूँ। एनायन तो हाइड्रोलिसिस नहीं होगा, बट कैटायन यहाँ पे आपका वाटर के साथ रिएक्शन कर जाएगा। अब देखिए कैटायन वाटर के साथ कैसे रिएक्शन करेगा। जो NH4 प्लस है वो वाटर के साथ रिएक्शन करके, यहाँ पे देखिए जो सॉल्ट है, सिंपल सी बात है, जो सॉल्ट बना ना वापस से वाटर से रिएक्ट कर रहा है, तो रिएक्शन आपका बैकवर्ड में चला जाएगा। यही बात कर रहा हूँ।
और सॉल्ट में से कौन सा पार्ट रिएक्ट कर रहा है, कैटायन या एनायन, बताना मुझे। कैटायन रिएक्ट कर रहा है, राइट। तो वाटर के टू पार्ट्स H प्लस एंड OH माइनस। अब कैटायन वाटर के कौन से पार्ट से रिएक्ट करेगा, पॉजिटिव हमेशा नेगेटिव से रिएक्ट करता है। क्या बनेगा प्रोडक्ट, क्या बनेगा बताना, NH4OH प्लस H प्लस। अब देखो सॉल्यूशन में H प्लस प्रोड्यूस हो रहा है ना, इसका मतलब सॉल्यूशन का नेचर कैसा हो जाएगा, सॉल्यूशन H प्लस की क्वांटिटी बढ़ेगी सॉल्यूशन में, तो सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, सॉल्यूशन विल बी एसिडिक इन नेचर। solution will be acidic in nature. बात समझ में आया, बिकॉज ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ H प्लस। दैट मीन्स अगर मैं इसको समराइज करूं तो सपोज मान लें HCl प्लस NaOH लिया है हमने और दोनों के 5 मोल लिया है, तो यहाँ पे pH कितना होगा, कंप्लीट रिएक्शन हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, pH 7 हो जाएगा, सॉल्यूशन आपका कैसा हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। अगर हमने मान लिया एक इनमें से कोई भी एक वीक ले लिया, दूसरा स्ट्रांग लिया है, तो यहाँ पे बताइए क्या हो जाएगा, सोडियम एसीटेट बनेगा और जो सॉल्ट बना वो वापस से रिएक्ट कर जाएगा। सॉल्ट का कौन सा पार्ट रिएक्ट करेगा, कैटायन, कैटायन हाइड्रोलिसिस हो जाएगा, सॉल्यूशन बन जाएगा बेसिक। सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा। पीएच कितना हो जाएगा यहाँ पे, ग्रेटर देन 7, सॉल्यूशन आपका बेसिक हो जाएगा, बिकॉज H प्लस का प्रोडक्शन OH माइनस का प्रोडक्शन होगा। अगर हमने ऐसा ले लिया HCl प्लस वीक बेस ले लिया NH4OH, यहाँ पे क्या बनेगा, NH4Cl सॉल्ट बनेगा प्लस वाटर बनेगा, जो सॉल्ट बना वापस से वाटर से रिएक्ट कर जाएगा, सॉल्यूशन में H प्लस का प्रोडक्शन होगा और सॉल्यूशन कैसा बन जाएगा, सॉल्यूशन बन जाएगा एसिडिक, pH विल बी लेस देन 7, सॉल्यूशन विल बी एसिडिक। बताइए समझ में आ रहा है बात। ऑल्दो हमने 5 मोल्स लिया है, हमने मोल्स दोनों के इक्वल लिया है, फिर भी हमारा सॉल्यूशन कैसा हो रहा है, एसिडिक या बेसिक हो रहा है, ये बात ध्यान रखना आपको। तो क्या ऐसा जरूरी है कि हर बार अगर हमने एसिड और बेस के इक्वल क्वांटिटी लिया है तो इज इट नेसेसरी दैट द सॉल्यूशन विल बी ऑलवेज न्यूट्रल? No, sir. No. It depends on the nature of acid or base, right? It depends on the nature of acid or base. If both acid and base are strong, then only we will say that by taking equal amount of acid and base we will get neutral solution. If both are strong, if one of the acid or base is weak, then the pH may be less than 7, may be greater than 7 or equal to 7 also. तो हम लोग देखेंगे अभी, राइट। तो अब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि कौन से कैटायन और कौन से एनायन का हाइड्रोलिसिस होता है, इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए कि कैटायंस विच विल नॉट बी हाइड्रोलाइज, कैटायन विच विल नॉट बी हाइड्रोलाइज। हाइड्रोलाइज का मतलब क्या है, जो आपका रिएक्शन वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करता है, ऐसे कैटायंस की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। कैटायंस विच विल नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड, जो वाटर से रिएक्शन नहीं करते हैं। एल्कली मेटल एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल कैटायन, alkali metal and alkaline earth metal cation, that is group 1 and group 2 cations। ग्रुप 1 और ग्रुप 2 कैटायन हाइड्रोलिसिस नहीं करते हैं। जैसे कोई एग्जांपल बताओगे आप, Na प्लस, K प्लस, रुबिडियम Rb प्लस, सीजियम प्लस, स्ट्रॉन्सियम प्लस, बेरियम 2 प्लस, राइट। ये सभी कैटायंस, कैल्शियम 2 प्लस, ये ग्रुप 1 के हो गए, ये ग्रुप 2 के हो गए। इन सभी कैटायन का हाइड्रोलिसिस नहीं होता है, मतलब ये कैटायन वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। जैसे यहाँ पे देखो आप, इधर देखिए आप, यहाँ पे जो कैटायन है वो वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है या नहीं, बताना मुझे। NH4 प्लस वाटर के साथ रिएक्शन कर रहा है, इसका मतलब NH4 प्लस हाइड्रोलिसिस करेगा, बट Na प्लस हाइड्रोलिसिस नहीं करता है। बात समझ में आ रहा है। कौन कौन से कैटायन हाइड्रोलाइज नहीं होते, एल्कली मेटल एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल कैटायंस डू नॉट हाइड्रोलाइज, ठीक है। अब हम लोग एनायंस के बारे में देख लेते हैं कि कौन कौन से एनायंस हाइड्रोलाइज नहीं होते। तो राइट, नेक्स्ट पॉइंट इज एनायंस
which will not hydrolyze. Anions which will not hydrolyze. तो कौन कौन से एनायन हाइड्रोलाइज नहीं होते? द conjugate base of strong acid do not hydrolyze. Conjugate base of strong acid do not hydrolyze. स्ट्रॉन्ग एसिड के जो कॉन्जुगेट बेस होते हैं वो हाइड्रोलाइज नहीं होते हैं. फॉर एग्जाम्पल नाइट्रिक एसिड का कॉन्जुगेट बेस क्या होता है? NO3 माइनस. नाइट्रिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, इसका जो कॉन्जुगेट बेस होता है ये हाइड्रोलाइज नहीं होगा. सल्फेट आयन सल्फ्यूरिक एसिड का कॉन्जुगेट बेस है, ये भी हाइड्रोलाइज नहीं होगा. ClO4 माइनस HClO4 का कॉन्जुगेट बेस है. HClO4 स्ट्रॉन्ग एसिड होता है क्योंकि यहाँ पे क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम है. मैक्सिमम वाले स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट होते हैं. Cl माइनस HCl का काउंटर पार्ट है. HCl स्ट्रॉन्ग एसिड होता है. Br माइनस I माइनस. बताइए मुझे F माइनस कैसा होगा? F माइनस हाइड्रोलाइज होगा या नहीं? F माइनस HF का काउंटर पार्ट है और HF वीक एसिड होता है, तो ये तो हाइड्रोलाइज हो जाएगा ना. मैंने स्ट्रॉन्ग एसिड के काउंटर पार्ट बोले थे. ये बात समझ में आ रहा है? नाइट्रिक एसिड का काउंटर कॉन्जुगेट बेस, सल्फ्यूरिक एसिड का कॉन्जुगेट बेस, HClO4 का कॉन्जुगेट बेस, HCl HBr HI की जो कॉन्जुगेट बेस है, दैट इज द कॉन्जुगेट बेस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड डू नॉट हाइड्रोलाइज. क्लियर है? कॉपी कर लीजिए इसको. पहले इसको आप कॉपी करना, देन इसके बाद हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं. इस पे मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, क्वेश्चन सॉल्व करना आपको. कॉपी कीजिए. अब देखिए यहाँ पे जो एक इंपॉर्टेंट बात है कि जब कैटायन का हाइड्रोलिसिस होता है तो सॉल्यूशन कैसा बनता है? बताइए, रिजल्टिंग सॉल्यूशन कैसा होता है? कैटायन का हाइड्रोलिसिस होता है तो रिजल्टिंग सॉल्यूशन कैसा होता है? एसिडिक हो जाता है, राइट. और अगर एनायन का हाइड्रोलिसिस हो रहा है तो रिजल्टिंग सॉल्यूशन कैसा बनता है? इस बात को ध्यान रखना आपको. अगर एनायन का हाइड्रोलिसिस हो रहा है तो रिजल्टिंग सॉल्यूशन कैसा बनता है? बेसिक, राइट. तो इस बात को यहाँ पे हम लोग नोट कर लेते हैं. कैटायन हाइड्रोलिसिस, if cation hydrolysis takes place, you can write like this. If cation hydrolysis takes place, that means अगर cation water से react कर रहा है, solution becomes acidic. Right? Solution becomes acidic. And if anion hydrolysis takes place, negatively charged जो species है, anion hydrolysis takes place, solution becomes basic. Right? जैसे हमने एनायन वाला एग्जांपल लिया था ना एसिटिक एसिड का, तो एनायन हाइड्रोलिसिस होगा तो बेसिक हो जाएगा सोल्यूशन. बताइए समझ में आ रहा है यहाँ तक बात? क्लियर है? कैटायन हाइड्रोलिसिस पॉजिटिवली चार्ज एसिडिक, नेगेटिवली चार्ज बेसिक. अब क्वेश्चन लिखो आप. राइट क्वेश्चन. विच आर द फॉलोइंग सॉल्ट्स undergo salt hydrolysis? Which of the following will react with water? Indirectly it is asked. Okay. Also identify the ion undergoing hydrolysis.
Identify the ion undergoing hydrolysis and nature of aqueous solution, whether it will be acidic, basic or neutral. Nature of aqueous solution. First example लिखिए, calcium sulfate. First question is calcium sulfate. Second is sodium acetate. Third is अमोनियम क्लोराइड. बताइए कैल्शियम सल्फेट, इसमें क्या सॉल्ट हाइड्रोलिसिस होगा? कैल्शियम सल्फेट में सॉल्ट हाइड्रोलिसिस होगा? बताना मुझे. कैल्शियम सल्फेट में सॉल्ट हाइड्रोलिसिस होगा? एनीवन? कैन यू टेल मी whether it will hydrolyze or not? कैल्शियम सल्फेट No. क्यों नहीं होगा बताइए. Sir, group 2 element है calcium. हाँ कैल्शियम, तो कैटायन का तो हाइड्रोलिसिस नहीं होगा. It will dissociate into calcium 2 plus in water, and calcium 2 plus is group 2, so it will not hydrolyze. What about sulfate? Anion. कैटायन का मतलब समझते हो बेटा? कैटायन मीन्स पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज, एनायन मीन्स नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज. तो कैटायन का तो हाइड्रोलिसिस नहीं होगा, एनायन का हाइड्रोलिसिस होगा क्या? सल्फेट क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड का काउंटर पार्ट है. सल्फ्यूरिक एसिड स्ट्रॉन्ग होता है, तो स्ट्रॉन्ग का जो भी काउंटर पार्ट है उनका हाइड्रोलिसिस नहीं होता, वीक के काउंटर पार्ट का हाइड्रोलिसिस होता है. जैसे अगर हमने एसिटिक एसिड का काउंटर पार्ट ले लिया एसीटेट, तो उसका हाइड्रोलिसिस होगा. बट सल्फ्यूरिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड के काउंटर पार्ट, स्ट्रॉन्ग एसिड के जो आपके कॉन्जुगेट बेस होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड के जो एनायन होते हैं, उनका हाइड्रोलिसिस नहीं होता है. सल्फेट आयन, यही तो मैंने बताया, आपने नोट किया था या नहीं? इसको मैंने बोला था ना नोट करने के लिए, नोट नहीं किया आपने? यहाँ पे लिखा ना मैंने, डू नॉट हाइड्रोलाइज, राइट. नाइट्रेट, सल्फेट, क्लोरेट, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस का हाइड्रोलिसिस नहीं होता है. तो यहाँ पे सल्फेट का हाइड्रोलिसिस होगा नहीं, दैट मीन्स नो हाइड्रोलिसिस. मतलब नाइदर कैटायन नॉर एनायन रिएक्ट विथ वाटर. तो पीएच कितना होगा? सॉल्यूशन आपका न्यूट्रल होगा. पीएच कितना होगा? 7. इफ वी हैव टेकन इक्वल अमाउंट, इफ वी टुक इक्वल अमाउंट ऑफ एसिड एंड बेस. बताइए समझ में आ रहा है? अगर हमने एसिड और बेस की इक्वल अमाउंट लिया है तो सॉल्यूशन आपका न्यूट्रल है, क्योंकि आपका जो सॉल्ट बन रहा है वो हाइड्रोलाइज नहीं है. सेकंड जब सोडियम एसिटेट वाटर में ब्रेक होगा, so it will break into एसिटेट आयन प्लस Na प्लस. बताइए कैटायन का हाइड्रोलिसिस होगा? ग्रुप 1 है, ग्रुप 1 का हाइड्रोलिसिस नहीं होता है. एसिटेट आयन एसिटिक एसिड का काउंटर पार्ट है, एसिटिक एसिड वीक एसिड होता है, तो इसका हाइड्रोलिसिस होगा. दैट मींस यहाँ पे क्या होगा? एनायन हाइड्रोलिसिस होगा. और एनायन हाइड्रोलिसिस से सॉल्यूशन कैसा बनता है? बेसिक. कैटायन हाइड्रोलिसिस से सॉल्यूशन एसिडिक बनता है, एनायन हाइड्रोलिसिस से बेसिक बनता है. उसका रीजन मैंने आपको ऊपर बताया. तो सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा? सॉल्यूशन का नेचर बेसिक हो जाएगा. क्या ये बात समझ में आ रहा है? यहाँ पे कैटायन और एनायन में से ओनली एनायन का हाइड्रोलिसिस होगा, सॉल्यूशन बेसिक बन जाएगा. नेक्स्ट केस में देखिए, नेक्स्ट केस में अमोनियम क्लोराइड कैसे ब्रेक होगा? अमोनियम आयन प्लस Cl माइनस. Cl माइनस का क्या एनायन का हाइड्रोलिसिस होगा? No. नहीं, एनायन का हाइड्रोलिसिस होगा, क्योंकि ये HCl का काउंटर पार्ट है. NH4 प्लस का हाइड्रोलिसिस होगा? हाँ. हाँ, क्योंकि ये आपका क्या है? वीक बेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड का काउंटर पार्ट है, NH4 प्लस का होगा. दैट मीन्स यहाँ पे कौन सा हाइड्रोलिसिस होगा? कैटायन हाइड्रोलिसिस होगा. एंड इफ कैटायन हाइड्रोलिसिस टेक्स प्लेस, solution will become acidic. So our resulting solution will be acidic because of this hydrolysis of this salt, right? Next we'll see fourth example. Fourth example में ये आपका break होगा strontium 2 plus and nitrate ion. We have two nitrate ions. Strontium 2 plus and nitrate ion. Strontium 2 plus ये भी group 2 का element है. ये भी आपका hydrolyze नहीं होगा, no hydrolysis. Nitrate ion, what about nitrate ion?
नाइट्रेट आयन नाइट्रिक एसिड का काउंटर पार्ट है, नाइट्रिक एसिड स्ट्रांग होता है, इसका भी आपका हाइड्रोलिसिस नहीं होगा, राइट। तो नो हाइड्रोलिसिस, और अगर आपका कोई हाइड्रोलिसिस नहीं हो रहा है एंड वी हैव टेकन इक्वल अमाउंट ऑफ एसिड एंड बेस, देन व्हाट विल बी नेचर ऑफ सॉल्ट? नेचर कैसा होगा? न्यूट्रल होगा। Neutral. पीएच कितना हो जाएगा आपका? 7 हो जाएगा, राइट। बात समझ में आ गया आपको? यहाँ तक क्लियर है? अब यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि एनायन हाइड्रोलिसिस से सॉल्यूशन बेसिक होता है, ये समझ में आ रहा है ना बात आपको? क्योंकि एनायन वाटर से रिएक्ट करता है तो वाटर के प्लस से रिएक्ट कर जाता है और सॉल्यूशन में OH माइनस प्रोड्यूस करता है, OH माइनस प्रोड्यूस करने से सॉल्यूशन बेसिक हो जाता है। इसीलिए मैंने आपसे बोला कि एनायन का हाइड्रोलिसिस होगा तो सॉल्यूशन बेसिक बनेगा। बात समझ में आ गया यहाँ तक? तो यहाँ तक आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम लोग यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। ओके राइट, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग बफर सॉल्यूशन पढ़ेंगे। हाँ लिसन स्टूडेंट्स, आप सभी को, किसी भी स्टूडेंट को, अगर आप सभी लोग एक्सरसाइज बुक सॉल्व कर रहे हैं क्या? एक्सरसाइज बुक आप सॉल्व कीजिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आता है तो पर्सनली मुझे आप जो भी आपको डाउट है वो मुझे सेंड कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको सॉल्यूशन भेज दूंगा और उसका हम लोग डिस्कशन भी करेंगे, ठीक है। तो एक्सरसाइज आप सॉल्व कीजिए। अगर किसी भी स्टूडेंट को डाउट आता है तो यू कैन सेंड योर डाउट्स टू मी ऑन व्हाट्सएप पर्सनली, राइट। आई विल हेल्प यू। ओके, बात समझ में आ रहा है? क्लियर? So that's all for today. Next class on कंटिन्यू करते हैं।